चलिए, तो ये एनाटॉमिकल समझने के बाद जो बच्चा ज्यादा समझदार होता है वो ये तो समझ ही जाता है कि सर यहां से लेकर यहां तक पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहा है, ये बात समझ में आती है। देन यहाँ पे ब्लड का गैसेस गैसेस एक्सचेंज हुआ जब ब्लड के साथ, टिश्यू के साथ, तो ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहा है, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन बच्चा बोलता है सर ये ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन ऐसा ही क्यों है, ये ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन ये ऐसा ही क्यों है, ये ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन ऐसा क्यों नहीं है। बच्चा पूछेगा कि ये ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन ऐसा क्यों नहीं है। कितनों को डाउट अब आया, हाथ खड़ा करना। डाउट किसी को नहीं आया? अच्छा आ गया, विवेक को आ गया। कभी सोचा आपने कि ब्लड के, ठीक है ऑक्सीजनेटेड है इधर, उधर डीऑक्सीजनेटेड है, ये तो आपको समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पे होना है ब्लड का ऑक्सीजनेशन और यहाँ पे होना है ब्लड का डीऑक्सीजनेशन, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ये ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन इधर से ही क्यों है, ये ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन इधर क्यों नहीं है। अगर आपको डाउट आ रहा है तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 10 दिन। 10 दिन के बाद आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको इस बात समझ में आ जाएगा। एक्चुअली हमारे पूरे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड के प्रेशर के वजह से ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन डिसाइडेड है, वो रिवर्स नहीं हो सकता है। फर्स्ट वन। दूसरा जो वेन्स होता है ना, वेन्स, उसमें ना अंदर से वॉल्स लगे होते हैं। वेन्स में अंदर से इस तरीके से वॉल्स लगे होते हैं और ये वॉल्स होते हैं ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है, बैक फ्लो नहीं हो सकता है। दो कारण है मेजर, हालांकि और भी कारण है, ये दो मेजर कारण है जिसके वजह से ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन उल्टा हो ही नहीं सकता है नॉर्मल केसेस में। अगर कुछ इमरजेंसी आ गया, कुछ गड़बड़ी आ गई तो फिर वो अलग बात है, ठीक है। तो अगर ये डाउट है तो ऐसा कभी मत सुनना, यानी कि ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन ऐसा ही होता है जैसा मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बिना आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ में नहीं आने वाला है। लैग करे तो बताना, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, दैट इज द पार्शियल प्रेशर। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल पार्शियल प्रेशर। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जब क्लास करते हो आप लोग को ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो समझ में आए, अगर मैं कोई बड़ा स्पेलिंग मिस्टेक लिखता हूं तो आप टोकते क्यों नहीं हो? मुझे किसी दूसरे ने बताया, जो मसर्स का लेक्चर देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि मैं पूरी लेक्चर में सार्कोलीमा को सार्कोलीमा नहीं लिखा हूं, मैं पूरी लेक्चर में सैक्रोलीमा लिखा हूं। भाई तो फिर इसका मतलब सीधा सीधी पता चलता है आप लोग का ध्यान क्लास में नहीं है। भाई ये तो ब्लंटर मिस्टेक है, ये तो मतलब सीधे सीधे ऐसा नहीं है, बोल नहीं पाते क्योंकि बोले थे। पल्मोनरी में अभी भी लिखा हुआ गलती है स्पेलिंग। कहाँ है पल्मोनरी भाई गलत? पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑफ कैपिलरी, एम ही लिख दिए, ए नहीं लिखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो हाँ ठीक है, ऐसा टोक दिया करो कभी भी, या तो हाथ खड़ा कर दो, मैं पूछ कर सही कर दूंगा, क्योंकि होता क्या है ना, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जो लोग टांग खिंचाई करते हैं ना, वो हमें कंसेप्ट में तो उनकी औकात नहीं कि वो टांग खिंचाई मेरे कर पाए। जो भी हो, कोई भी हो, नीट लेवल का कंसेप्ट में तो मेरी टांग खिंचाई नहीं कर पाएंगे, ये बात 100% है, 101% है। औकात नहीं है किसी की अभी, ठीक है, नीट लेवल पर। लेकिन ये छोटी छोटी गलतियों को हाईलाइट करके ना ट्रोल करने की प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो तो हमेशा के लिए रह जाएगा फिर यहाँ पे। तो ये छोटी मोटी गलतियों को, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स को, क्योंकि उनकी औकात कंसेप्ट में तो नहीं कि वो मेरे को पकड़ पाए, तो ये ऐसी गलतियों को ट्रोल करने का प्रयास करेंगे। हालांकि समझदार लोग इस गलतियों को कभी वैल्यू ही नहीं देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आपको पता चल जाए तो आप क्या करो, चैट सेक्शन में उस स्पेलिंग को लिख के देखो, भेज दो, तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा बच्चे ने कुछ भेजा है, मैं सही कर दूंगा ऑन द स्पॉट। होता है कंसेप्ट बताने के चक्कर में स्पेलिंग कई बार मैं गलत लिख देता हूँ, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। पहली बार हाँ, तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ पार्शियल प्रेशर। तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? तो प्रेशर क्या होता है पहले मुझे बता दो, व्हाट इज प्रेशर। मैं एयर की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो भी प्रेशर की बात कर रहा हूँ, बच्चा ध्यान रहे, मैं अभी यहाँ पर प्रेशर, ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्लड प्रेशर अलग चीज है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको ब्लड पढ़ाऊंगा। मैं ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एयर वाले प्रेशर की। चलिए बताओ प्रेशर क्या होता है? अरे भैया फोर्स देसी, अपॉन एरिया।
नहीं, देसी देसी वर्जन में ये समझिए कि जब मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, सपोज करो इसमें यहाँ पे बना रहा हूँ, मिक्सचर ऑफ गैसेस है सपोज दैट, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेस में सपोज करो कि O2 है, सपोज करो CO2 है, सपोज करो नाइट्रोजन है, सपोज करो हाइड्रोजन है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। आपको पता है इस एयर में जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें हर गैसेस का अपना एक प्रेशर, देखो एयर का तो अपना एक प्रेशर है ही। एयर का कितना प्रेशर है एटमॉस्फेयर में? जल्दी बोलो। 760 mm ऑफ Hg 760 है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मिक्सचर ऑफ गैसेस में हर इंडिविजुअल गैस का अपना एक प्रेशर होता है, हर इंडिविजुअल गैस का अपना एक प्रेशर होता है, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। अब बताओ आप कि आप उस पार्शियल प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर मुझे कहना है कि मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो शॉर्ट में पता है उसको कैसे लिखते हैं? PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अगर मुझे लिखना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो मैं लिखूंगा PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। मैं इस चैप्टर में O2 CO2 की ही बात करता हूं, क्योंकि हमारे गैसेस सेक्शन में मेन गैसेस सेक्शन जो रोल प्ले होता है O2 CO2 का ही होता है, ठीक है। तो अगर मुझे PO2 का वैल्यू निकालना है तो पता है कैसे निकालेंगे? एक बार बताओ, टोटल एयर का टोटल प्रेशर कितना है? 760, यस और नो? अब मुझे निकालना है O2 का, तो मुझे एक बार बताओ कि एयर के कंपोजिशन में O2 अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है? अप्रोक्स एयर मिक्सर 21%, अप्रोक्स 20 मान सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो, 20 डिवाइडेड बाय, मतलब खुद का परसेंटेज जितना है, 20 डिवाइडेड बाय 760 इंटू 100। तो जो डाटा आएगा दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस, दैट इज द O2 गैसेस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो क्या ऐसा ही आप पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी निकाल सकते हो? आपको पता है कि इंडिविजुअल कितना परसेंटेज है मिक्सचर ऑफ गैसेस में, एटमॉस्फेयर में एयर का, देन डिवाइडेड बाय 760 देन 100। तो पता है ऐसे ही एक बार बताओ, ये जो 760 mm ऑफ Hg है, ये तो एयर में आपने बताया है, यस और नो? ये तो आपने एयर में बताया ना, PO2 और PCO2। लेकिन वही एयर जब ब्लड में एंटर करता Yes. है, वही एयर जब ब्लड में एंटर करता है, तो क्या वहां पे O2 का परसेंटेज सेम रहता होगा? नहीं। क्या वही O2 जब टिश्यू में पहुंचता है तो टिश्यू में O2 का परसेंटेज सेम है क्या? नहीं। अलग अलग मीडियम में अलग अलग लोकेशंस पर O2 और CO2 का अमाउंट यानी कि कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है। तो मुझे बताओ अलग अलग जगह पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, अब मैं शॉर्ट में बोलूंगा PO2 PCO2। मुझे बताओ कि अलग अलग लोकेशंस पर, जैसे एटमॉस्फेयर, एल्वियोलर एयर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू फ्लूइड्स, क्या इन अलग अलग लोकेशन पर PO2 और PCO2 सेम होगा? नो सर। नो होगा, क्योंकि अलग अलग जगह कंपोजिशन ही अलग अलग है। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं किस जगह पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है और किस जगह पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है। और यही है कंसेप्ट, यहीं से आपको समझ में आएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये अगर समझ में आ गया तो फिर पार्शियल प्रेशर अगर आपको समझ में आ गया तो गैसेस सेक्शन कुछ नहीं है, आप तो सिंपल डिफरेंस से गैसेस सेक्शन करा दोगे, ठीक है। तो अब मुझे पहले एक बात बता दो, आप जो सुनते हो पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर मैं बोलता हूं PO2 और PCO2 का, तो जब मैं बोलता हूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो मुझे एक बात जल्दी से बताना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 होता है या CO2 होता है? O2 होता है। और डीऑक्सीजन ब्लड में क्या होता है? CO2 CO2 नहीं होता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी O2 CO2 दोनों होता है और डीऑक्सीजन ब्लड में भी O2 CO2 दोनों ही होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जब मैं बोल रहा हूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो बच्चा सोचता है इसमें केवल O2 होता होगा, गलत। अरे O2 भी है CO2 भी है। जब मैं बोलता हूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो बच्चा सोचता है कि इसमें केवल CO2 होता होगा, गलत। तो फिर इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोला? क्योंकि इसमें O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन को क्या ऐसे दिखाते हो आप केमिस्ट्री में, यस और नो? इसमें O2 का कॉन्सेंट्रेशन CO2 के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, इसीलिए आपने इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला है। ऐसा कभी नहीं होता है कि ब्लड में CO2 सैफे नील, ऐसा नहीं होता, या एटमॉस्फेयर में सैफे नील, ऐसा नहीं होता है।
किसी भी ब्लड है अगर, तो वहां पे O2 का अमाउंट ज्यादा है तो ऑक्सीडेटेड ब्लड। CO2 का अगर अमाउंट ज्यादा आ जाए, कंसेंट्रेशन ज्यादा आ जाए एज कंपेयर टू O2 का कंसेंट्रेशन, तब आप उसको क्या बोलते हो, जल्दी बोलो, तब आप उसको बोलते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड क्या ब्लड। आप नॉर्मल केमिस्ट्री से इतना जानते हैं, सिंपली आप केमिस्ट्री से क्या इतना तो जानते ही होंगे कि कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अमाउंट ऑफ एनी गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यस और नो? इतना तो पता ही होगा आपको। तो मैं जो यहाँ बात कर रहा हूं इंडिविजुअल गैस के प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, यस और नो? चलिए बोलो। यस। तो क्या मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऐसा कह सकता हूं कि यदि O2 का कॉन्सेंट्रेशन CO2 से ज्यादा है, दैट मींस द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से ज्यादा है, यस और नो? और ये केवल ब्लड नहीं, जहां पे भी O2 का अमाउंट ज्यादा होगा वहां PO2 ज्यादा होगा, क्योंकि अभी आपने बोला है कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो क्या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 चूंकि ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी मोर एज कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। यहां तक कितनों को बात क्लियर हाथ करा करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, एक एक स्टेप से आगे बढ़ूंगा मैं। कॉन्सेंट्रेशन अगर किसी इंडिविजुअल गैस की ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगी। पार्शियल प्रेशर क्या होता है मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं कि मिक्सर ऑफ गैसेस में जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल गैसेस के द्वारा लगने वाले प्रेशर की हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात बताओ कि अपने लंग्स के अंदर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से जो एयर एंटर करता है, दैट एयर इज कॉल्ड एज, जल्दी बोलो, दैट एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक एयर। अरे भैया वो एटमॉस्फेरिक एयर है ना, एटमॉस्फेयर का एयर है। ठीक है जी। अब मुझे बताओ एटमॉस्फेरिक एयर क्या होता है, एंटर होता है। एटमॉस्फेरिक एयर क्या होता है, मान लो कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल तो होते हुए फाइनली कहां पहुंच गया, जल्दी बोलो, फाइनली वो पहुंच गया कहां, एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में जाने का बाद वो एयर क्या कहलाएगा, एल्वियोलर एयर। क्या कहलाएगा, एल्वियोलर एयर। मुझे एक बार बताओ, इधर से एल्वियोलाई हमेशा खाली तो नहीं होता, एल्वियोलाई हमेशा भरा रहता है। एल्वियोलाई से फिर एयर बाहर भी तो निकलता है, तो जो एयर एल्वियोलाई से बाहर निकलता है और फिर वो एटमॉस्फेयर में वापस से आ जाता है, तो एक बार बताओ उस एयर को क्या मैं एक्सपायर्ड एयर बोल सकता हूं, यस और नो? जो एक्सपायर किया है, एक्सपायरेशन किया जिसका मैंने, एक्सपायर्ड एयर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे आज पूछना चाह रहा हूं कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है वो नॉर्मल एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर इज नॉर्मल एयर। इस एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 और PCO2 में कौन ज्यादा होगा, आपको क्या लगता है? O2 ज्यादा होगा। ऑक्सीजन ज्यादा होगा। O2 का अमाउंट ज्यादा होगा और CO2 का अमाउंट कम होगा। तो बच्चा मैं आपको बता दूं, जब आप इस एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को मेजर करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आता है इसमें, कोई बताएगा कितना आता है, किसी को याद है? अगर किसी ने निकाला हो तो चलो, 159 आता है। कितना आता है, 159 इन द एटमॉस्फेरिक एयर, जो आप इनहेल्ड करने वाले हैं। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आता है यहाँ पे 0.3। कितना आता है, 0.3। आप उसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, आप घर पे निकाल लेना, इतना ही आएगा। तो आप जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर जो आप इनहेल करने वाले हैं। अच्छा ऐसा क्यों है, क्या इसका कनेक्शन बॉटनी से है? अरे क्या इसका कनेक्शन बॉटनी से है? यस। लगातार प्लांट CO2 अपटेक कर रहा है और लगातार प्लांट जो फोटोसिंथेटिक प्लांट है वो लगातार एटमॉस्फेयर में O2 को ऐड कर रहे हैं। इसी वजह से एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू O2 हमेशा कम रह रही है, क्योंकि CO2 को प्लांट लगातार यूज कर रहा है और O2 को प्लांट लगातार रिलीज कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट्स व्हाई कि वो जो है O2 का कंसंट्रेशन वहां ज्यादा है तो PO2 का वैल्यू भी ज्यादा है और PCO2 का वैल्यू वहां पे कम है। फिर जो आप एयर एक्सपायर्ड करते हो, तो आप बताओ मुझे, आपको क्या लगता है कि जो एयर आपने छोड़ा है, एल्वेलर एयर आपने छोड़ा है, आपको क्या लगता है उसमें O2 और CO2 में अमाउंट किसकी ज्यादा होगी? यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं PCO2 और PO2 में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, आपको क्या लगता है? ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। किसकी? CO2 का ज्यादा होगा।
तो ऐसा सभी को लगता है कि CO2 का ज्यादा होगा। मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन का हाँ सही बोला लड़का, एक्सपायर्ड एयर का जो PO2 वैल्यू होता है वो 116 होता है। ये डाटा आपको याद नहीं रखना है, बस मैं एक कंपैरिजन बता रहा हूँ। आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको अलग, टीचर के बच्चों से अलग फील होना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपायर्ड एयर PO2 का वैल्यू 116, PCO2 का वैल्यू 28 के आसपास आता है, ठीक है। एक बात बताओ, अभी भी PO2 ज्यादा है और PCO2 कम है, ये बात फिक्स है, लेकिन क्या एटमॉस्फेरिक एयर जो आप इनहेल करने वाले हैं, इनहेलेबल एयर कह सकते हैं उसको आप, इनहेलेबल जो इनहेल करने लायक है, तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है और एक्सपायर्ड एयर है, क्या उसके कंपोजिशन में डिफरेंस है? यस और नो? यस यस। तो मुझे एक बार बता दो, फिर तो ऐसे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये एक्सपायर्ड एयर अगर ऐसा छूटते गया एटमॉस्फेयर में, हर कोई छोड़ भी रहा है, एटमॉस्फेयर छूटते चला गया, तब तो PO2 का वैल्यू धीरे धीरे घटते चल जाएगा और सालों बाद फिर PO2 का वैल्यू घटते 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 आज 116 है, घटते 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 तो पूरा ही घट जाएगा, एक दिन प्रलय आ जाएगा, समस्या आ जाएगा। क्या लगता है आपको? हाँ भाई साहब, क्या लगता है? प्लांट भी तो O2 देती है। बहुत अच्छा, प्लांट O2 देती है। ये जो आपको एक्सपायर्ड एयर दिख रहा है ना, ये एक्सपायर्ड एयर एटमॉस्फेरिक एयर में फिर कन्वर्ट होगा। कैसे? बाय एडिंग द O2, इसमें O2 ऐड करेगा कौन? प्लांट, एंड बाय रिमूविंग द CO2। जल्दी से बताओ, अगर इस एक्सपायर्ड एयर में से O2 और ऐड करें तो क्या इसकी वैल्यू बढ़ के 116 से 159 हो जाएगी? अरे बोलो। यस सर। यस और PCO2 इसकी 28 है, प्लांट CO2 इस एक्सपायर्ड एयर से ले लेगा, एटमॉस्फेरिक एयर से ले, मतलब जो एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा हमने छोड़ा है उसमें से प्लांट ले लेगा CO2 फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्या तो फिर उसकी वैल्यू घट के 0.3 हो जाएगी? इस तरीके से तभी कहते Yes, हैं sir. प्लांटिंग कीजिए, आप जो छोड़ रहे हैं CO2, प्लांट उसको यूटिलाइज कर लेगा और एयर को प्यूरिफाई कर देगा। तो इसकी चिंता नहीं करनी है कि एक्सपायर्ड एयर से तो वैल्यू घटता जा रहा। हाँ, लेकिन एक बात, हमेशा O2 ज्यादा ही रहेगा, एयर में O2 का वैल्यू ज्यादा ही रहेगा, लेकिन एक्सपायर्ड एयर में चूंकि वो ऐसा एयर है जिसमें से आप O2 को कुछ अपटेक कर चुके हैं और CO2 उसमें ऐड कर चुके हैं, तो PO2 की वैल्यू एटमॉस्फेरिक एयर के कंपैरिजन में कम हो चुकी है और PCO2 की वैल्यू ज्यादा हो चुकी है, बाकी वो फिर से एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट होगा। चलो, अब मैं बात कर रहा हूं कि जो एयर आई कहां पे, एटमॉस्फेरिक एयर आई एल्वियोलाई में, तो आपका क्या ख्याल है? एल्वियोलाई में जो एयर आई है, एल्वियोलर कैविटी में जो एयर पहुंची है, उसमें PO2 और PCO2 का वैल्यू क्या रहा होगा? मुझे जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो मुझे। ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा और PO2 थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ। हाँ ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, वो बात सही है, वैल्यू बताओ कितना रहेगा? एटमॉस्फेरिक एयर से उसमें कम होगा। किसको किसको लगता है कि एटमॉस्फेरिक एयर से कम रहेगा और किसको लगता है कि एटमॉस्फेरिक एयर के बराबर रहेगा? देखो, मैं थोड़ा सा इस डायग्राम के बाहर लिख रहा हूं तो ये मत बोलना कि एल्वियोलाई के बाहर एयर निकल गया, मेरे पास जगह नहीं। हाँ, किनको किनको लगता है कि PCO2 की वैल्यू यहाँ पे 0.3 होगी और किनको ऐसा लगता है PO2 की वैल्यू यहाँ पे 159 होगी? हाथ खड़ा करो। चलो, किसी को नहीं लगता है। किसको लगता है कि यहाँ पे PCO2 की वैल्यू 0.3 से ज्यादा होगी और PO2 की वैल्यू 159 से कम होगी? सभी को ऐसा लगता है। चलो, ये बात सच है कि ऐसा ही होता है, तो मैं बता देता हूं कितना होता है। यहाँ पे PO2 का वैल्यू होता है 40 और PCO2 का सॉरी PO2 का वैल्यू होता है 104 और PCO2 का वैल्यू होता है 40। अब आपके मन में डाउट आया ऐसा कैसे? क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर तो अभी तो गैसेस एक्सचेंज हुआ ही नहीं है। हेलो, अभी तो गैसेस एक्सचेंज हुआ ही नहीं है, तो फिर 40 और 104 ये कैसे हो गया? O2 घट कैसे गया और CO2 आ कैसे गया? कोई बताना चाहेगा फटाफट? कोई बताना चाहेगा ऐसा कैसे हो गया? दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर दो, आंसर आ जाएगा। मैं एल्वियोलाई में बात कर रहा हूं, मैं एल्वियोलर कैविटी की एयर की बात कर रहा हूं। PCO2 40, PO2 104।
यानी कि जो एटमॉस्फेयर से एयर चला था उसमें से कुछ O2 की कमी हो चुकी है और CO2 का उसमें एडिशन हो चुका है। अब गैसेस एक्सचेंज तो यहाँ पे ना चलने वाला है जी, गैसेस एक्सचेंज तो यहाँ पे चलने वाला है, तो फिर उधर कैसे क्या हो गया। चलो एक बात बताओ, एल्विलाई की बात हो रही है, क्या एल्विलाई के पहले ही गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट नहीं हो जाता है? हेलो, यस सर। Yes, कहां sir. से स्टार्ट होता है बताना जरा। रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ट्री जो था पूरा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, देन उसके बाद वो पूरा एल्वियोलर डक्ट, देन एट्रिया एंड देन एल्वियोलर सेक, तब जाके एल्वियोलाई। मैं एल्वियोलाई में बता रहा हूं PCO2 40 और PO2 104। एक बात बताओ, ऐसे से कितने एल्वियोलाई हैं दोनों लंग्स मिला के? 304। एक बात 300। बताओ कि कितना सारा रेस्पिरेटरी ट्री होगा, कभी सोचो, और कितना ज्यादा रेस्पिरेटरी ट्री गैसेस एक्सचेंज कर रहा होगा। मानते हैं कि मेन गैसेस एक्सचेंज एल्वियोलाई साइट पर ही जाके होगा, लेकिन अगर इतना सारा ट्री मिलके इतना सारा गैसेस एक्सचेंज कर लिया, O2 लेगा और CO2 छोड़ेगा, तो आपको नहीं लगता है कि उसमें से O2 का अमाउंट थोड़ा कम पड़ जाएगा और CO2 का बढ़ जाएगा अमाउंट, और बढ़ के CO2 हो जाता है 40 और PO2 हो जाता है 104। अब समझ में आए बीच में कहां से रास्ता में घटा? कारण क्या था? रेस्पिरेटरी जोन में भी कुछ एक्सचेंज हुआ है, उसकी वजह से घट गया। ठीक है, चलिए अब 2 मिनट के लिए आपको 2 डाटा याद रखना पड़ेगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि वो कैसे हुआ है। ठीक है, 2 मिनट के लिए आपको डाटा याद रखना होगा, फिर मैं वहां पे पहुंच भी जाऊंगा साइक्लिक मैनर में। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 का वैल्यू कहां पे बता रहा हूं मैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इस एंड पे बता रहा हूं, पल्मोनरी आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी। यहां पे PCO2 का वैल्यू होता है 45। कितना होता है? 45। और इसमें PO2 का वैल्यू होता है 40। कितना होता है? 40। ये कहां पे मैंने बताया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब 1 मिनट के लिए आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी डाटा याद रखना पड़ेगा, फिर मैं साइक्लिक मैनर में वहां पहुंच जाऊंगा, होल्ड करो। इसमें PO2 का वैल्यू होता है 98 और इसमें PCO2 का वैल्यू होता है 40। क्या ये डाटा आप याद कर सकते हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 का वैल्यू होता है 40 और PCO2 का वैल्यू होता है 45। PO2 40, PCO2 45। और ऑक्सीजन ब्लड में PO2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 98, 95 टू 98। आप 95 लिख लो, आपकी किताबों में 95 दिखेगा आपको ज्यादातर। ठीक है, तो 95 लिख लो, 95 PO2 और PCO2 40। ठीक है, अब ये कैसे हुआ ये भी आपको साइक्लिक मैनर में समझ में आ जाएगा। चलो जी ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या मैंने आपको सिंपल डिफ्यूजन पढ़ाया है? क्या आप सिंपल डिफ्यूजन में ये जानते हैं कि जहां पे भी अमाउंट का ग्रेडियंट दिखेगा, कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट दिखेगा, और चूंकि आप यहां पढ़ चुके हैं जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा, यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तो प्रेशर ग्रेडियंट भी है। हेलो, अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तो प्रेशर ग्रेडियंट भी है। तो मुझे एक बात बताना, एल्वियोलर एयर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में क्या आपको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट O2 के लिए और CO2 के लिए और पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट O2 के लिए और CO2 के लिए क्या आपको दिख रहा है? एल्वियोलर एयर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में, यस और नो? फास्ट Yes, sir. दिख रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, आप सिंपल डिफ्यूजन में क्या पढ़ते हैं? मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अलोंग द ग्रेडियंट और अगेंस्ट द ग्रेडियंट? along the gradient। अलोंग द ग्रेडियंट। तो मुझे जल्दी से बता दो इस बिहाफ पे, आप खुद ग्रेडियंट देख लो, पार्शियल प्रेशर का वैल्यू आपके सामने लिखा हुआ है, अलोंग द ग्रेडियंट। तो जल्दी बताओ O2 कहां से कहां मूव करना चाहिए और CO2 कहां से कहां मूव करना चाहिए, फटाफट। O2 alveoli से pulmonary artery में। O2 के वैल्यू ये एल्वियोलर एयर में ज्यादा है और डीऑक्सीजन ब्लड में कम है, इसका मतलब ग्रेडियंट है, अलोंग द ग्रेडियंट है, एल्वियोलर एयर से डीऑक्सीजन ब्लड, मतलब O2 यहां से मूव करके आ जाएगा इस ब्लड कैपिलरी में। लो जी O2 आ गया। और CO2 का ग्रेडियंट है डीऑक्सीजन ब्लड से लेके एल्वियोलर एयर तक। लो जी, यहाँ इस डीऑक्सीजन ब्लड से इस कैपिलरी के थ्रू CO2 आ गया एल्वियोलाई में। अब आपको समझ में आया कि एल्वियोलाई में क्यों हम बार बार कहते हैं कि CO2 रिच एयर, क्योंकि एल्वियोलाई से O2 को अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
डीऑक्सीजन ब्लड में मिक्स किया गया और डीऑक्सीजन ब्लड से CO2 को एल्वेओलर एयर में बार बार डाला जा रहा है। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि एल्वेओलर एयर इज CO2 रिच एयर। कारण समझ में आया क्यों CO2 रिच एयर है? ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जिसमें O2 कम CO2 ज्यादा था, अगर मैंने उसमें O2 का एडिशन कर दिया और CO2 का रिमूवल कर दिया, तो जल्दी से बता दो ये प्रोसेस ऑक्सीजनेशन कहलाएगी या फिर ये प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन कहलाएगी? ऑक्सीजनेशन। तो जल्दी से मुझे बता दो कि अगर मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन कर दिया तो वो ब्लड कैसा बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड बनेगा तो जल्दी बताओ O2 का मान बढ़ चुकी है, तो अब जो डीऑक्सीजन ब्लड में PO2 की वैल्यू 40 थी, ऑक्सीजन ब्लड में PO2 की वैल्यू 95 हो चुकी है, 95। जहां डीऑक्सीजन ब्लड में PCO2 की वैल्यू 45 थी, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 की वैल्यू घट के 40 हो चुकी है। कोई बता सकता है कि PO2 के वैल्यू में ज्यादा चेंज आया या फिर PCO2 के वैल्यू में ज्यादा चेंज आया? थोड़ा सा डेप्थ लेवल में मैं घुस रहा हूँ। किसकी वैल्यू में ज्यादा चेंज आया? PO2 की वैल्यू में, PO2 के वैल्यू में ज्यादा चेंज आया या फिर PCO2 के वैल्यू में ज्यादा चेंज आया? हाँ भाई जल्दी बताओ। PO2 में। भाई साहब आप देख लो आप, PO2 40 से 95 हो गया और PCO2 45 से 40 ही हो पाया। क्या इसका कारण है बता सकते हैं? क्या इसका कारण है बता सकते हैं? जहां दूसरे मास्टर रुकते हैं ना, मैं वहां से शुरू होता हूँ, समझ रहे हैं? जहां दूसरे मास्टर के लिए दीवार आ जाता है, मेरा दरवाजा वहां से शुरू होता है। हाँ, क्या इसका कारण है बता सकते हैं? इसमें ऑक्सीडेटेड एयर आएगा। अरे वो तो ठीक है, ऑक्सीडेटेड एयर आ रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, O2 आ रहा है, CO2 जा रहा है, लेकिन ग्रेडियंट में मतलब कि ज्यादा चेंजेस PO2 में आया और PCO2 में कम आया, क्यों? सर पल्मोनरी आर्टरी में तो पहले से O2 था, लेकिन एल्वेओलार से और O2 आ गया, पर CO2 को और नहीं, पल्मोनरी आर्टरी में पहले से O2 था, मान रहे हैं, ठीक है, 40 था, तो 40 से 95 तक गया, यानी कि चेंजेस ज्यादा आया ना। तो पहले से पल्मोनरी आर्टरी में CO2 भी तो था, CO2 उल्टे ज्यादा था, पर O2 का रिमूवल नहीं हो रहा है ना। हाँ ठीक है, O2 का रिमूवल ठीक है, थोड़ा बहुत इसका आंसर सही जा रहा है। और बोलो कुछ, सुनो ध्यान से। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है, आप गौर करना जो मैं बात बोलने जा रहा हूं। गैसेस एक्सचेंज इन ग्रेडियंट की वजह से हुआ है या फिर गैसेस एक्सचेंज इन ग्रेडियंट की वजह से हुआ है? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाले के। अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि जो पहला वाला ग्रेडियंट मैंने बताया PO2 और PCO2 का अलग, इस ग्रेडियंट की परिणाम, इस ग्रेडियंट की वजह से जो गैस एक्सचेंज हुआ उसका परिणाम है ये वाला ग्रेडियंट। हेलो, उसका परिणाम है ये वाला ग्रेडियंट। The gradient between PCO2 and PO2 between the deoxygenated blood and alveolar air leads to gaseous exchange, which leads to generation of gradient between the PO2 PCO2 between the oxygenated blood and deoxygenated blood। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वेओलर एयर के बीच में PO2 और PCO2 का ग्रेडियंट है, उसकी वजह से गैस एक्सचेंज हुआ और उसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में PCO2 और PO2 का ग्रेडियंट बनता है। कितनों को समझ में आ गया मेरी लाइन? हाथ खड़ा करो, कितनों को समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तब कह रहा हूं मैं, देखो ये सब चीजें हम बारीक बातें हैं, मास्टर साहब लोग क्या करते हैं, रट के आते हैं और एक दीवार डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे पढ़ाने का एक दायरा है ये दीवार, और उनका दीवार जहां खत्म होता है मेरे लिए दरवाजा वहां से शुरू होता है। आप सोचो तो कभी यार कि ग्रेडियंट इतना क्यों बना है यहाँ पे। नौ, अब ब्लड ऑक्सीडेटेड हो चुका है, अब ब्लड मूव करेगा। अब मूव क्यों करेगा, ये सब मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ये सब सर्कुलेटर सिस्टम का पार्ट है। ब्लड इधर ही मूव करता है, फिर ये मत सोचना कि ब्लड इधर क्यों नहीं मूव कर गया, इसलिए पहले ही बोल दिया मैंने, ब्लड इधर ही मूव करता है, ब्लड प्रेशर इस कदर बना हुआ है। अब वो ऑक्सीजन ब्लड कहाँ गया, जल्दी बोलो? आ गया लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? डोर्सल अओर्टा। डोर्सल अओर्टा से अब ऑक्सीजन ब्लड हर ऑर्गन को सप्लाई हो रहा है बाय द सिस्टेमिक आर्टरी।
अब जल्दी बताओ, सिस्टेमिक आर्टरी से किसी पर्टिकुलर ऑर्गेन के पास आया। अब ऑर्गेन लेवल पे एक अलग ही लोचा है। क्या लोचा है मैं आपको बताता हूँ। ये ऑर्गेन है, मैं ऑर्गेन को थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे बनाता हूँ। क्यों बना रहा हूँ डिटेल में, उसका कारण है, मैं ऑर्गेन को थोड़ा और डिटेल में बना देता हूँ। मैं ऑर्गेन को थोड़ा डिटेल में बना देता हूँ। तो ये है भैया ऑर्गेन, और ये ऑर्गेन के अंदर टिश्यू। अब मैं टिश्यू में क्या कर रहा हूँ, कई सारा सेल दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ, सेल। जैसे मान लो ये एक सेल है, एक सेल दिखाऊंगा तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सेल जैसे ये है, ये एक सेल है, ऐसे ही और भी सेल होगा। ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ टिश्यू के बाहर क्या है, टिश्यू फ्लूइड, ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि टिश्यू फ्लूइड। तो ये क्या है, ये है टिश्यू फ्लूइड, और ये क्या है, टिश्यू का सेल। ये क्या है, सेल, और इसको आप क्या बोलेंगे, ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, चलेगा। ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब समझना ध्यान से, मैं आपको पहले बता दूं, ये जो ऑक्सीजन ब्लड आया है इसमें PO2 का वैल्यू कितना, जल्दी बोलो, PO2 का वैल्यू कितना है यहाँ, 40, PO2 का वैल्यू PO2 का 40 है, 95, PO2 95, और PCO2 कितना है, 95, 40। 40। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये जो सेल है, सेल के अंदर चल रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन, सेल के अंदर चल रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन, दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। अब मुझे जल्दी से बता दो, सेलुलर रेस्पिरेशन में O2 यूज होता है या रिलीज होता है, जल्दी बताओ। O2 यूज होता है, रिलीज होता है, जल्दी बताओ। यूज होता है। और CO2 रिलीज होता है। रिलीज होता है। तो आपको क्या लगता है कि इनसाइड द सेल, सेलुलर लेवल पर PO2 और PCO2 में किसका वैल्यू ज्यादा होगा, किसका वैल्यू कम होगा, जल्दी बताओ। PCO2 का ज्यादा होगा। PCO2 का ज्यादा होगा और PO2 का कम होगा। ठीक है, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, PO2 का वैल्यू वहां पे 20 होता है। कितना होता है, 20। लगातार O2 क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल ETS में। और PCO2 का वैल्यू पता है कितना होता है, 52। कितना होता है, 52। सबसे अधिक वहीं पड़ता है, क्योंकि कैटाबोलिक रिएक्शन में धाधा O2 सॉरी CO2 रिलीज हो रहा है। अब आ जाओ, क्या अगर यहाँ पे CO2 ज्यादा है, क्या वो CO2 यहाँ से रिलीज होने का प्रयास करता होगा, यस और नो। और वो CO2 रिलीज Yes, होकर कहाँ आता होगा, इस टिश्यू फ्लूइड में। अब मुझे बताओ कि टिश्यू फ्लूइड में जो भी O2 है वहां पे डिजॉल्व, क्या सेल उस टिश्यू फ्लूइड से O2 को खींचने का प्रयास कर रहा होगा, यस और नो। yes sir। तो O2 उधर, CO2 टिश्यू से जा रहा है टिश्यू फ्लूइड में, सेल से जा रहा है टिश्यू फ्लूइड में, और O2 उस टिश्यू फ्लूइड से आ रहा है कहाँ, इनसाइड द सेल। अब मुझे बताओ इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपको अगेन क्या लगता है कि इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर PO2 का वैल्यू और PCO2 के वैल्यू में कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा, जल्दी बताओ। कार्बन का जल्दी ज्यादा बताओ, होगा। CO2 का CO2 का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि PCO2 CO2 लगातार सेल से रिलीज होकर आ रहा है टिश्यू फ्लूइड में। और पता है पे CO2 का कितना वैल्यू होता है, 45। कितना होता है, 45। और PO2 का वैल्यू पता है यहाँ पे कितना होता है, 40। PO2 का वैल्यू 40। अब मुझे एक बार बताओ, इसका मतलब टिश्यू फ्लूइड और सेल के बीच में भी O2 और CO2 का ग्रेडियंट है। अगर कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है तो पार्शियल प्रेशर का भी ग्रेडियंट होगा। अब देख लो, और उसी भी यहाँ पे तो उसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलावा सिंपल डिफ्यूजन से O2 बार बार जा रहा है कहाँ, सेल से टिश्यू फ्लूइड, सॉरी CO2 कहाँ जा रहा है, सेल से टिश्यू फ्लूइड, और O2 कहाँ से कहाँ आ रहा है, टिश्यू फ्लूइड से इनसाइड द सेल। कारण क्या है, सेल के अंदर लगातार माइटोकॉन्ड्रियल ETS में O2 का यूटिलाइजेशन हो रहा है एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो मैं पढ़ा चुका हूं। और वहां पे लगातार CO2 का रिलीज हो रहा है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, कैटाबोलिक रिएक्शन में। आपने पूरा पढ़ा है मैकेनिज्म, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसलिए सेल से बाहर निकलता है CO2 और सेल O2 यूटिलाइज कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जल्दी से बता दो, जो ब्लड आया है आर्टरी से, आर्टेरियल ब्लड, जो सिस्टेमिक आर्टरी ब्लड लेके आया है, उसमें किसका अमाउंट ज्यादा है, O2 या CO2। O2। क्या फिर से ग्रेडियंट मिल गया, क्या फिर से ग्रेडियंट मिल गया O2 CO2 को, yes sir। जल्दी से बता दो कौन कहां मूव करेगा, फटाफट जल्दी से। ग्रेडियंट के हिसाब से लगाओ ना, अलोंग द ग्रेडियंट, कौन कहां से कहां मूव करेगा। अरे भैया ग्रेडियंट देख लो ना। हाँ
CO2 वेन के तरफ मूव करेगा। CO2 का वैल्यू कितना है इस ब्लड में? 40। 40 टिश्यू फ्लूइड में कितना है? 45। तो CO2 को कहां से कहां जाना चाहिए? सेल से जाने चाहिए आर्टरी, कहां से? सेल से वेन में। सृष्टि तुम माइक सेल- मत ऑन करना, सृष्टि तुम माइक मत ऑन करना, ठीक है, आवाज वो हो रहा है। तो CO2 जाएगा टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में, आ गया CO2। क्यों? यहाँ पे CO2 का वैल्यू कम था। और O2 आ जाएगा इस ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में, लो आ गया O2। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा हुआ आपने ऑक्सीजन ब्लड से O2 निकाल कर टिश्यू फ्लूइड में डाल दिया और फिर वो टिश्यू फ्लूइड से जा रहा है सेल के अंदर, और आपने क्या किया, जो सेल से टिश्यू फ्लूइड में आया था CO2, उस CO2 को आपने उस ऑक्सीजन ब्लड में ऐड कर दिया, तो जल्दी से बता दो ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ है या ब्लड का कार्बोक्सिलेशन हुआ है? कार्बोक्सिलेशन। तो अगर ब्लड का कार्बोक्सिलेशन हुआ है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा बन जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन ब्लड बन जाएगा डीऑक्सीजन ब्लड। और पता है आपको, डीऑक्सीजन ब्लड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, डीऑक्सीजन ब्लड में अब PO2 घट चुका है, 95 से हो चुका है 40, और PCO2 अब बढ़ चुका है 40 से बढ़ के हो चुका है 45। अब वही डीऑक्सीजन ब्लड मूव कर रहा है। बस ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ पूरा कैसे कैसे कनेक्शन है, ठीक है। इस सिस्टेमिक वीनस एंड ऑफ कैपिलरी से जा रहा है कहाँ? सिस्टेमिक वेन खुल रहा है वेना कावा से कहाँ गिर रहा है? राइट ऑरिकल से कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी ओटा, उससे पल्मोनरी आर्टरी, और पहुंच गया आप कहाँ? फिर से पल्मोनरी एंड ऑफ द कैपिलरी। तो क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा और इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। क्या आपको क्लियर है कि दोनों कैसे हुआ? जल्दी बोलो, क्या आपको क्लियर है दोनों कैसे हुआ? यस सर। अब मैं ये पूरा बात अगले मीटिंग में फिर से क्या करूंगा? समराइज करूंगा, और कहीं पे भी मैंने आपको प्रेशर हटाने का काम नहीं किया है। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और एक बार पूरी समरी को एक बार अपने से पहले समराइज करने का कोशिश करो, देन अगले मीटिंग में मैं खुद इसको समराइज करता हूँ, ठीक है।